पारा शिक्षकों ने अहम लड़ाई लड़ी अपने अस्तित्व की। पारा शिक्षकों ने कितनी लाठियां खाई हैं, कितने पारा शिक्षकों की जान गई है अपने मांगों के लिए, अपने जीविकोपार्जन में, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीविकोपार्जन को सुखद बनाने के लिए पारा शिक्षकों ने जो लड़ाई लड़ी है वो झारखंड जानता है। शायद इतनी लड़ाई बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में नहीं लड़ी गई है जितनी लड़ाई झारखंड में लड़ी गई है। और झारखंड के पारा शिक्षकों को सुविधा क्या दी गई है ये आपको सबको पता है। कितना ये अस्तित्व की लड़ाई पारा शिक्षकों ने कैसे लड़ी है ये आज आपको बताएंगे झारखंड के पारा शिक्षक के अध्यक्ष श्री विक्रांत ज्योति जी, जो हमारे साथ आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे। आप उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, वो आपको कुछ जानकारी देंगे। विक्रांत ज्योति जी, आप पारा शिक्षकों के अध्यक्ष कब बने आप? झारखंड का जो पारा शिक्षक एसोसिएशन है, हम पहले उसके महासचिव थे। 2016 में हम लोगों ने राज्य के तमाम अनुबंध कर्मचारियों को लेकर, जो 40,000 में अनुबंध कर्मचारी हैं, उनको लेकर हम लोगों ने एक झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ बनाया। हम उसके केंद्रीय थे। और तो इसमें पारा शिक्षकों का अलग से आप नहीं है? पारा शिक्षक संगठन के संरक्षक हैं। अच्छा। और झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ के केंद्रीय थे। अच्छा। तो एक हमारी ये थी भूल थी कि ये पारा शिक्षकों के अध्यक्ष नहीं, ये अनुबंध कर्मियों, ये हर डिपार्टमेंट में, झारखंड के हर विभाग में जो अनुबंध कर्मी है, जिनको 10,000 पे और 5,000 पे, 15,000 पे काम करवाया जा रहा है, एक परिवार का जीविकोपार्जन उतने से कैसे होता है ये आप समझ सकते होंगे। जबकि लाख 1.5 लाख लोगों को वेतन लेने वाले सुख की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, तो इन पारा स्टाफ की स्थिति क्या होगी आज हम मुखारबिंद से, ज्योति जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है विक्रांत जी कि आप झारखंड के सारे पारा स्टाफ के आप महासचिव अध्यक्ष हैं। तो आप एक चीज़ बताइए कि पारा का जन्म कहाँ हुआ, कैसे बना पारा? जो वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें शिक्षक के सवाल पर, झारखंड में जब झारखंड का गठन हुआ उस समय बाबूलाल मरांडी जी ने यहाँ पर ये व्यवस्था पारा शिक्षकों के संबंध में बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा लाया। लेकिन अगर पूरे देश पर अनुबंध की व्यवस्था पर बात करें तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ये अटल जी के माध्यम से, अटल जी के टाइम में ये व्यवस्था आई। जो सोच रही होगी उस समय, हम लोग उस सोच को फलीभूत होते हुए नहीं देख रहे हैं। हम लोग एक समझ सकते हैं कि उस समय एक सोच रही होगी, क्योंकि अटल जी एक दूरदर्शिता थे, तो उनकी एक सोच रही होगी क्या कि हम लोगों को कुछ दिन काम कराएं अनुबंध पर, फिर उनका जो कार्यानुभव हो जाए, उसके बाद उनके कार्यानुभव के आधार पर हम उनको अस्थायी करें, ये सोच समझ रही होगी। लेकिन बाद की जो सरकार आई वो सरकार ने इसको सीधे सस्ते श्रम के शोषण के तौर पर इस मॉडल को रखा। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं बराबर काम कर रहे हैं, जिस समकोटि वाले जो पद हैं, जिसमें जो नियमित पद हैं, जो वो काम जो कर रहे हैं वही काम अनुबंध पर के लोग सारे विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो वित्त हो, चाहे वो गृह विभाग हो, हर जगह लगभग ये व्यवस्था है कि जो अनुबंध पर हैं उनका शोषण हो रहा है। उनको चौथाई जो नियमित पद है उसका चौथाई पैसा इनको मिल रहा। तो विक्रांत जी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी सुलझे हुए नेता थे और उन्होंने ही, उनकी ही शिकायत है कि उन्होंने ही पेंशन को भी अरेस्ट किया। पेंशन भी जो कर्मियों को मिलते थे, सरकारी कर्मियों को भी, उसको बंद उन्होंने ही किया। और
पूरी सैलरी देना बंद उन्होंने ही किया कि हम पारा आधी सैलरी देते, आधी भी सैलरी नहीं, 10,000 से पूरे परिवार का पेट नहीं भरता है। और 10,000 से वो एक आदमी से काम करवाना चाहते हैं तो कैसे काम होगा? ये कैसी दूरदर्शिता थी अटल बिहारी जी की। बिल्कुल, हम लोग अगर वो दौर कहें, ये थोड़ा सा थोड़ी सी ये राजनीतिक तरफ ये बात जा सकती है, लेकिन चूंकि हम लोगों को ये जो लड़ाई है ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है और ये कोई सामाजिक लड़ाई नहीं है जो बाहर से दिखता है। ये मूलतः अगर जो अनुबंध कर्मचारियों की जो लड़ाई है ये अपने कैरियर को थोड़ा सा उन्नत करने की लड़ाई है। लेकिन इसके गर्भ में अगर जाएं तो ये इतना सामान्य मामला भी नहीं है कि ये सिर्फ हल्के तरीके से इसको लड़ लिया जाए कि मेरा वेतन बढ़ा लो और वेतन बढ़ जाएगा और वो नियमित कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। वो इतना आसान मामला नहीं है। अगर ये आसान मामला होता तो जैसा आप ये कहे, जैसा बताए कि ये जो व्यवस्था है, जो सरकारीकरण की जो व्यवस्था है, जहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही थी, उसके बीच से ये अनुबंध प्रथा, अगर ये इतना हल्का मामला होता तो ये मामला आता ही नहीं। इसके गर्भ में था कि हम लोगों के जो जीवन शैली है उसको हम दो तरीके से देखेंगे। समान काम करेंगे लेकिन किन्हीं को हम कम देंगे, किन्हीं को हम ज़्यादा देंगे। हम लोग इसको बहुत पीछे नहीं ले जाएं, लेकिन हम लोग भी अपनी बातचीत में इस बात को रखते हैं कि ये अंग्रेज का जो समय था वहाँ पर एक ही कार्यालय में भारतीय जो काम कर रहे थे उनको कम मिलता था और अंग्रेज जो काम कर रहे थे उनको ज़्यादा मिलता था। नहीं, आप चूँकि एक स्टेट के अध्यक्ष हैं पारा स्टाफ के, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे कि बैंकों में क्या था कि एक बैंक बनाया गया 1976 में, ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक की भी व्यवस्था ऐसी ही थी लगभग। हम स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी ग्रामीण बैंक वालों को देंगे, जबकि दूसरे बैंकों की सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी मिल रही थी, उनकी अलग सैलरी थी। लेकिन इन लोगों ने केस लड़के सारी सुविधाएं वैसे ही ले ली। तो क्या आप लोग जो संवैधानिक मामला है ये कि दोनों को बराबर काम मिलना चाहिए, एक कर्मचारी एक कार्यस्थल पर अगर काम बराबर कर रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए, ये संविधान में भी है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े स्पष्ट इसकी व्याख्या करी कि समान काम कर रहे लोगों को समान वेतन देना होगा। वहाँ पर अहर्ता के सवाल पर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि दोनों के अहर्ता में क्या होना चाहिए, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसमें अगर डिफरेंस है तो मानदेय या वेतन में डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट न्यायादेश आया सुप्रीम कोर्ट का 2016 में कि समान काम कर रहे लोगों को समान वेतन देना। अब इसकी जो व्याख्या बाद के समय में जो राज्य सरकार ने किया उनका, उसमें उन लोगों ने कई तरह की तकनीकी बातें जोड़ी कि नहीं इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अलग रही है, आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया अलग रही है। विक्रांत जी एक बात और है, सरकारी कार्यालयों में कहता है कि 270 दिन जो कैजुअल वर्क करेगा उसको स्थायीकरण उसको करना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया के तहत भी जो है, जो छूटे हुए पारा स्टाफ है उन सबको नियमित किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टाफ की कमी हर कार्यालय में है। हम लोग इस बिंदु पर हम लोग और थोड़े उदारवादी हैं। राज्य सरकार जो आपने कहा कि 270 दिन का एक मामला है वो एक वर्डिक्ट है, लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्णय दिया था कि जिन लोगों की सेवा के सेवा का 10 वर्ष पूरा हो गया है उनको आपको नियमित करना होगा। हम लोग तो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, चूँकि हम लोगों के पास वो 270 दिन नहीं, कई बार 270 दिन हो गया है, वो 10 साल से ज़्यादा समूह का हो गया है। तो हम लोगों ने राज्य सरकार तक ये बात भी अपनी पहुँचाई। अच्छा, आप 10 साल वाले को ही कर दी। आप कब से हैं अध्यक्ष? 2005 से। आपने कितनी सरकारें देखी स्टेट में? 4 सरकारें देखी। कौन से सरकार में आपको अपनी मांगों को लेकर कम लड़ने की आवश्यकता पड़ रही है या पड़ी? नहीं, कभी नहीं ऐसा। ये हम लोग एक छोटी सी है जो नैसर्गिक न्याय से जुड़ा हुआ है, जैसे कि महिलाओं को 2 दिन का विशेष अवकाश, ये भी हम लोगों को पूरी ताकत से लड़ने के बाद मिला है। कोई भी सरकार, इसकी पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रही है उसमें कोई भी सरकार हम लोगों को ऐसी नहीं दिखी है जो हम लोगों के प्रति संवेदनशील होकर हमारी समस्या के निदान के लिए थोड़ी सी भी पहल करी हो बिना आंदोलन के। ये पहली सरकार है, हेमंत जी की ये जो सरकार है, ये पहली सरकार है जहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों को बिना लड़े
जो एक संवेदनशीलता दिख रही है, जैसा कि 15 मान वेतन की ओर बढ़ेंगे, हम आपका स्थायीकरण करेंगे, इन सारे वादे को हम निभाएंगे और निभाने के लिए हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। वित्त सचिव, विकास आयुक्त, ऐसे 5 IAS को लेकर उन्होंने एक कमेटी बनाई। ये पहली सरकार है जो अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में इस तरह की कमेटी बनाने के लिए अपने मन से आगे बढ़ी। नहीं तो अब तक की जो सरकारें रही है वो पहले साल दूसरे साल तक तो हम लोगों को डंडा ही सिर्फ दिखाती थी, डंडा। और हम लोग गत आंदोलन जो सरकार थी, उस गत आंदोलन में हम लोगों के 30 साथी आंदोलन के दौरान शहीद हुए। एक साथी कंचन दास दुमका का, वो लुईस मरांडी जो कल्याण मंत्री थी, उनके आवास के सामने ठंड से अकड़ कर मर गया धरना देते। तो अब तक की कोई सरकार में हम लोगों को ऐसा नहीं दिखा है। अब तक जो रहा है लगभग 8 महीने का जो मुख्यमंत्री का दिखा है वो दिखा है, लेकिन ये कितना पूरा होगा ये अभी हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। ठीक है, धन्यवाद विक्रांत जी। ये आप झारखंड टीवी से अशोक कुमार, और बोलो हो गया।